तो हम ये पढ़ रहे थे कि हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया था और देखा था कि हम किस तरह से डेटा को उठा सकते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। ठीक है ना, फॉर्म के डेटा को। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डेट और टाइम के बारे में बता देता हूँ कि डेट और टाइम किस तरह से वर्क करता है और हम किस तरह से डेट वगैरह चेक कर सकते हैं पीएचपी में। पीएचपी में डेट को चेक करने के लिए हमारे पास डेट नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है डेट। अब मैं यहाँ पर क्या यस करता सर। हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं हम। पहले पीएचपी ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर डेट इज इक्वल टू, अब हम डेट नाम से फंक्शन ले लेते हैं डेट। और डेट में हम क्या पास करते हैं, डे मंथ और ईयर। डे मंथ और ईयर एको करा करके देखते हैं क्या आ रहा है। जो हमारे पास आज की डेट होगी वो आ जाएगी। ये देखो 25 आ गई, 25, 07 और 20। यस सर। समझ में आया। यस सर। अब जैसे डेट के जो फॉर्मेट है अलग अलग, ठीक है, वो क्या क्या फॉर्मेट है तुम इस तरीके से दे सकते हो, तुम इस तरीके से भी दे सकते हो डेट को। और भी लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं। डेट 1, 1, 2, 3, 4, 5। एक इस तरीके से तो हमने देख ही लिया। एक ये तरीका होता है डॉट लगा करके, एक ये तरीका होता है लिखने का डेट को, और एक तरीका होता है हमारे पास हम, चलो पहले इन तीनों को देखते हैं, बस ये तीन तरीके होते हैं। कॉलन लगा करके भी कर सकते हैं। हम कॉलन लगा करके भी कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास डेट आ रही है अलग अलग तरीके से। यस ब्रेक और सर। लगा देता हूँ हर किसी में। पीएचपी तो अब तक समझ में आई होगी। हाँ सर, पीएचपी भाई है। हाँ देखो, डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, हम इन फॉर्मेट्स में डेट को लिख सकते हैं। ऑल्सो एक चीज और होती है डेट की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हम यहाँ पर लिख देते हैं सैटरडे। मतलब तुम्हारे पास जो डेट का जो डे है वीक में वो भी आ जाएगा। समझ में आया। यस सर। अब अगर मान लो मेरे को क्या है कि मैंने मान लो कि क्या देखा, मेरे को करंट डेट और टाइम चेक करना है। पहले तो हम टाइम देख लेते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं हम पीएचपी में। देखो टाइम निकालने के लिए जिस तरह से हमारे पास क्या है, डेट फंक्शन है ना, डेट फंक्शन के थ्रू हम टाइम कैसे निकालते हैं। एक्चुअली डेट में हम डेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं HIS, सेव किया। ये देखो टाइम आ गया 5:46:35 अभी, लेकिन इतना टाइम नहीं हो रहा है, अभी टाइम दूसरा हो रहा है। पर ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जो पीएचपी में ऑटोमेटिकली सेट है। अब अगर हमें अपने अकॉर्डिंग टाइम जोन सेट करना है, वैसे एक तरीका और मैं बता दूं, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एच, कैपिटल सॉरी स्मॉल आई और स्मॉल एस। हम एक काम और कर सकते हैं, हमारी ये जो डेट है हम उसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मेरे को जैसे ईयर पहले लाना है, ठीक है, उसके बाद मंथ लाना है, उसके बाद डेट लानी है, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ब्रेक और दे देते हैं इसमें।
ये देखो तुम्हारे पास मंथ भी आ रहा है, अगर आप इस तरीके से कैपिटल में पास कर दोगे ना तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, जुलाई और सैटरडे जो भी लिखना है आपको। यस क्लियर सर। हुआ? यस सर। हम्म। यस सर। मैं खाली एम लिख दूंगा तो एम से भी काम चल जाएगा, मैंने एम दे दिया तो हमारे पास खाली मंथ आ जाएगा। हम डे दे देंगे तो हमारे पास डे भी आ जाएगा, जो डे है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम डेट निकाल लेते हैं और टाइम को हम आवर और कहते हैं सेकंड और मिनट से इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे टाइम के थ्रू टाइम मतलब कैलकुलेट करना है। तो टाइम में कैसे कैलकुलेट करूंगा? टाइम में मैंने बता दिया तो मैं आवर और ये कहते हैं सेकंड और मिनट का मैंने दे दिया तुम्हें टाइम। लेकिन अगर मुझे जैसे अपना एक्चुअल टाइम सेट करना है जो हमारे इंडिया का है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास php.net में एक वैल्यू होती है। मैं php.net इसमें जाकर के यहाँ सर्च करो टाइम जोन्स। टाइम जोन एब्रीविएशन, टाइम जोन लोकेशन देखें। नहीं ये नहीं है, अरे वो वाला है कहाँ पे? बहुत सारे टाइम जोन होते हैं उसमें। टाइम जोन नेम गेट, चलो इसे यहाँ से नहीं, यहाँ पे देखते हैं। google.com php.net एशिया टाइम जोन, ये सर्च कर लिया मैंने, एशिया मैनुअल। ये देखो ये यहाँ पर आ चुका है तुम्हारे पास, एशिया से रिलेटेड जितने भी वो आ रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम जोन नहीं आ रहा। लिस्ट ऑफ सपोर्टेड टाइम जोन ये वाला है, लिस्ट ऑफ सपोर्टेड टाइम जोन वाला, इसमें भी नहीं है। अरे रे, एशिया पे देखें। अच्छा हाँ, समझ गया मैं। देखो सुनो, जब भी आपको टाइम जोन निकालना है, आप php.net एशिया टाइम जोन सर्च करना गूगल पे, आपके पास इस तरीके से मैनुअल आ जाएगा, एशिया मैनुअल करके। आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पर एशिया से रिलेटेड जितने भी ये शहर वगैरह या सिटी वगैरह जो भी दे रखा है इसमें, तो वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर सर्च करना है एशिया कोलकाता, एशिया कोलकाता ये रहा, ठीक है। इसको पास कर देना है काय में, यस सर। इसको पास कर देना, किसमें हम पास करेंगे, हम यहाँ पे से सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसमें पास क्या करेंगे, एशिया /, ये पास कर दिया। अब तुम अपना डेट दे करके देखो, एको डेट लिया हमने और DMMY और H:I:S सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो जो टाइम है इस समय 9:21 वो आ रहा है। तुमने देख लिया टाइम कैसे आया? यस सर। जो यस करंट टाइम है सर। उसे कैसे निकालना है पीएचपी के यस। थ्रू। क्लियर हुआ? तो यस इस सर, हो तरीके से गया। हम डेट और टाइम को पीएचपी में कैलकुलेट करते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि हमारे पास एक चीज और होती है, जैसे कि अभी फॉर्म के बारे में और बताता हूँ, फॉर्म कैसे वर्क करता है। फॉर्म मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर्म्स, अच्छा एक बार बताओ फॉर्म यूज क्यों होते हैं? अरे जैसे यूजर कोई से यूजर को यूजर फिल से करना हो अपनी इंफॉर्मेशन। यूजर से डेटा लेने के लिए हम पीएचपी फॉर्म्स का यूज करते हैं।
है ना। यस सर। पीएचपी फॉर्म में से डेटा, पीएचपी के जो फॉर्म फील्ड्स होते हैं, नेम वगैरह वगैरह, मैं यहाँ पर एक अच्छा सा फॉर्म बना लेता हूँ पहले। और यहाँ पर हम फॉर्म लेते हैं, एक्शन वगैरह भी कुछ पास नहीं करते हैं, सिंपल मैं एक फॉर्म ले लेता हूँ और फॉर्म के अंदर हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हम टीआर ले लेते हैं एक, टीआर बल्कि हम 2 ले लेते हैं या फिर 4 ले लेते हैं टीआर। इसमें एक टीडी देते हैं, टीडी कितने ले लिए हमने, 2। नेम ईमेल और क्या, पासवर्ड। इसमें हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ से कॉपी किया इसको, इनपुट टाइप ईमेल, यहाँ पर पेस्ट किया, इनपुट टाइप पासवर्ड। यहाँ पर हमने से एक टीडी दिया, इसे पेस्ट कर दिया, इनपुट टाइप सबमिट। टेबल को एक बॉर्डर दे देते हैं, 1 सेल पैडिंग 10 पिक्सल्स और रूल्स ऑल। सेव करते हैं, देखते हैं टेबल आ गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पीएचपी का फॉर्म। हम इसमें कॉल स्पैन कर देते हैं, कॉल स्पैन टू अलाइन सेंटर, सेव किया, रिप्लेस किया। तो इसमें नहीं देना है, टीडी में देंगे कॉल स्पैन। हाँ, तो अब हमारे पास ये एक फॉर्म आ गया पीएचपी का। अब हम इसमें डेटा फिल करेंगे और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवा करके दिखाऊंगा। देखो, अब मैं 1 बाय 1 एक एक एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पीएचपी के, पीएचपी में फॉर्म जो होता है, फॉर्म में 3 तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला होता है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, इसके अंदर हम पीएचपी की उस फाइल का नाम देते हैं जिस पर इस फॉर्म का डेटा रिसीव किया जाएगा जब यूजर फॉर्म को सबमिट कर देगा। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम वो फाइल का नाम देंगे जिस पर हम जब ये फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो ये नेम, ईमेल और पासवर्ड का जो डेटा होगा ये रिसीव करेगी वो फाइल। यस सर। ओके, अगर हमने एक्शन एट्रीब्यूट को छोड़ दिया, जैसे मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी इसमें एक्शन एट्रीब्यूट में, तो जो हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होगी, मतलब जो बाय डिफॉल्ट जो मेरा पेज होगा ये वाला index.php, यही एक्शन एट्रीब्यूट में पास हो जाएगा। अब आती है बात मेथड की। मेथड फॉर्म एक्शन में अभी मैं दे देता हूं, एक एक्सटर्नल पेज दे देते हैं, एक्सटर्नल डॉट पीएचपी, या फिर अभी हम सिंपल यही वाला दे देते हैं। एक काम करते हैं, index.php, index.php। अब मैं क्या करता हूं, मैं मेथड देता हूं फॉर्म में, जो दूसरा एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड की 2 वैल्यूज होती हैं, एक गेट होती है और एक पोस्ट होती है। ठीक है, गेट मेथड एक सिक्योर वो नॉन सिक्योर मेथड होता है, और जो पोस्ट मेथड होता है वो एक सिक्योर मेथड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गेट मेथड लगा करके हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो हमारा ये जो डेटा होता है ये कहाँ, ये यूआरएल में जाकर के सेव हो जाता है। और फिर जब आप कोई सजेशन वगैरह ऐसे करके देते हो ना, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है
तो इस तरीके से तुम्हारे पास यूजर नेम वगैरह यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज होता है गेट का। लेकिन पोस्ट में ऐसा नहीं होता, पोस्ट में आपका डेटा सेव नहीं होगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो पोस्ट में आपका डेटा सबमिट नहीं होता है, मतलब फॉर्म में सेव नहीं होता, लेकिन सबमिट हो जाएगा वो। आप कहीं पर भी उसे काम करवा सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो मैं अभी मेथड दे देता हूँ इसका, गेट दे देते हैं हम। इसके बाद हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपने मेथड, ये जो एट्रीब्यूट है, इसे मिस कर दिया, मतलब इसे नहीं दिया फॉर्म में, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लग जाएगी वो लग जाएगी गेट मेथड की। इसके बाद आता है ENCPYP, एनकोडिंग टाइप। ये जो एट्रीब्यूट होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि ब्राउजर किस तरह से डेटा को एनकोड कर दे जब वो सर्वर पे भेजा जा रहा है। ये इसके 3 तरीके के एनकोडिंग फॉर्मेट होते हैं। एक होता है, सबसे पहला मैं लिख देता हूं, एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL एनकोडेड, ये होता है पहला। इसके बाद हमारे पास ये जो होता है, ये जो होता है, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप PHP में ये जितने भी फॉर्म्स हैं, इसमें स्पेशल डेटा दो चाहे कुछ भी दो, वो जा करके सबमिट हो जाएगा। ये समझ में सर आया? पहले डिफाइन है। हाँ, ये प्री डिफाइंड है, ये वाली चीज तो प्री डिफाइंड है। ओके सर। इसमें क्या होता है, ये आप किसी भी तरीके का डेटा दो फाइल को छोड़ करके, वो सारा सबमिट हो जाएगा सर्वर पर, और उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में आप दे रहे हो, और सर्वर रीड भी कर लेगा उसे, अगर आप इस तरीके से दे रहे हो तो। लेकिन अगर यस आपने सर। दे दी, और इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे @ और वो सारे के सारे एनकोड हो जाते हैं। एक और होता है आपका टेक्स्ट प्लेन, ये कभी नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसमें मोस्टली जो वो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, वो एनकोड नहीं कर पाता सर्वर। इसके बाद एक और होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये बेसिकली तब यूज होता है जब हम इनपुट टाइप फाइल का यूज करते हैं, मतलब हमें जब सर्वर पर कोई फाइल अपलोड करनी होती है, तब हम मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का यूज करते हैं। तो तीनों समझ में आया? यस सर। अब मुझे यस इन सर। तीनों फील्ड्स की वैल्यू को सबसे पहले कैचअप करना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर ये मेरा जितना भी है मैं ऐसे ऐसे ही रहने दूंगा, बस ये इनकोडिंग टाइप को हटा देते हैं। इनकोडिंग टाइप को अगर आप हटा दोगे तो वो एप्लीकेशन /x www फॉर्म URL इनकोडेड वाला था ना, वो वाला प्रोसीजर, वो वाला जो वैल्यू थी, वो एट्रीब्यूट में ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। अभी हमारे पास यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल नहीं है, इसलिए मैं मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा का यूज नहीं करता। अब मैंने क्या दिया है, index.php। तो मैं index.php पर ही कोड लिखूंगा जिस पर मैं इस फॉर्म का डेटा रिसीव करूंगा। मतलब अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये index.php को कॉल करेगा, और index.php पर ही इस फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाएगा, रिसीव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PHP लिख देता हूँ, PHP। अब हम देते हैं कि फॉर्म जब हमारा सबमिट हो, तो उसके लिए हम करेंगे इफ सेट, ठीक है, $_पोस्ट, और जो हमारा बटन है इनपुट टाइप है। लेकिन उसमें क्या है, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जितने भी इनपुट एलिमेंट्स होते हैं PHP में, अगर हमें उनका डेटा उठाना है तो हम एक एट्रीब्यूट पास करते हैं, नेम। नेम मैंने दे दिया था SUB। अब हम यहाँ पर SUB पास कर देते हैं, SUB। और इसमें मैं जो हमारा नेम है, ये जो है नेम, ईमेल और पासवर्ड, इन तीनों के लिए एक वेरिएबल बना देता हूँ। नेम इज इक्वल टू $_पोस्ट। पोस्ट लगा दिया मैंने यहाँ पर, जबकि मैंने गेट दिया हुआ है, मैं पोस्ट ही लगा देता हूँ। तुम गेट भी दे सकते हो, लेकिन मैं पोस्ट से दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखा तुमने, मैंने सबमिट ले लिया। अब मैं पोस्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पर जो नेम है मेरा, नेम, इसमें भी मैं एक नेम एट्रीब्यूट पास करूंगा, और उसमें अपने अकॉर्डिंग मैं यूजर नेम नाम से कुछ भी एंट्री पास कर दूंगा। ईमेल के लिए भी मैं एक नेम एट्रीब्यूट यूज करूंगा और उसमें ईमेल पास कर दूंगा, और पासवर्ड के लिए भी मैं एक नेम एट्रीब्यूट यूज करूंगा और उसके लिए पास लिख दूंगा। अब इस नेम एट्रीब्यूट की मदद से हम इस फील्ड की वैल्यू को उठाएंगे,
इस नेम एट्रीब्यूट की मदद से हम ईमेल की फील्ड की वैल्यू को उठाएंगे, इस नेम की वजह से हम पासवर्ड फील्ड की वैल्यू को उठाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेम में मैंने क्या दे रखा है, यूजर नेम, तो मैं उसे उठा लूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद सेमीकोलन लगाया, डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। क्या करना है हमें, ईमेल, ईमेल दे दिया भाई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पास। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नेम फिल करता हूँ, मैं इसमें एक ब्रेक और दे देता हूँ तीनों में। सेव कर लिया हमने। अब रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ रोहित सिंह ईमेल er@gmail.com और पासवर्ड हेलो। सबमिट करा मैंने, डोंट सेव। अभी आ क्यों नहीं रहा भाई, ओ मैंने एको नहीं करवाया, यहाँ पर मैंने एको नहीं करवाया, मैंने प्रिंट नहीं करवाया, एको एंड एको। अभी सेव करते हैं। ये देखो मेरे पास क्या आ रहा है, रोहित सिंह er@gmail.com और हेलो। तो मैंने इस पेज पर डेटा रिसीव कर लिया फॉर्म सबमिट करने के बाद, और वो किसकी मदद से, एक्शन एट्रीब्यूट की मदद से। क्लियर हुआ। यस सर। इस तरीके से हम फॉर्म फील्ड्स का डेटा उठाते हैं। अब मान लो कि ये जो डेटा है मेरे को किसी और पेज पर दिखाना है, तो चलो पहले अभी हमने पोस्ट की तरफ से किया था, अब हम गेट की तरफ से करते हैं। गेट डॉलर अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पर भी अंडरस्कोर गेट, यहाँ पर भी अंडरस्कोर गेट, ठीक है। जब भी आप गेट यूज करोगे तो आप जितना भी डेटा उठाओगे वो गेट की मदद से। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ। योर नेम इज, ये पेस्ट कर दिया, योर ईमेल इज, ये पेस्ट कर दिया, एंड योर पासवर्ड इज, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। यस तो यहाँ सर। क्या दिक्कत आने लग गई, अनएक्सपेक्टेड एरर। सर ऊपर भी तो चेंज करना पड़ेगा फिर। क्या ऊपर चेंज करना पड़ेगा, ऊपर का को चेंज, ऊपर क्या चेंज करना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड दिस, ये आ रहा है यहाँ पर, ये कहाँ पे दे दिया मैंने, योर नेम इज इक्वल टू, ओके मैंने ये दे दिया ना। अच्छा समझ गया मैं। अभी भी एरर आ रही है, चलो इसे छोड़ो, ये नहीं लगाता मैं, डायरेक्ट मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। सर एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ। हो गया। हाँ आप बोलो। नहीं सर कुछ नहीं हुआ, ये गलती लग रही थी और हो गया सर। चलो तो मैंने ये कर दिया, डॉलर नेम डॉलर ईमेल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और फिर लेते हैं, पंकज ईमेल पंकज@gmail.com और पासवर्ड हेलो। सबमिट किया हमने, हमारे पास ये आ गया, देखा, पंकज पंकज@gmail.com और हेलो। तो समझ में हम गेट की मदद से भी उठा सकते हैं डेटा को। एक और होता है हमारा क्या, रिक्वेस्ट, मैंने बताया था ना, यस सर। रिक्वेस्ट यस भी होता सर। है।
तो रिक्वेस्ट की मदद से कैसे डेटा उठाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट दे दूंगा और यहाँ पर भी डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट दे दूंगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं राशुक @gmail.com। हेलो, सबमिट किया हमने तो हमारे पास ये देखा प्राशुक @gmail.com आ गया। समझ में आया तुम्हें कैसे मैंने किया यहाँ पे? कोई एरर, कोई मतलब कोई एक प्रॉब्लम? और बात समझा दो। ये एक और बात समझा दूं। यस सर। सबमिट करने के बाद क्या होता है? जैसे मैंने सबमिट किया, सबमिट यस करने सर। के बाद सेट वेरिएबल मैंने देखा था ना कि सेट वेरिएबल ये यस चेक सर। करता है कि आप जिस भी इनपुट को एक्सेस कर रहे हो या फिर जिस भी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो उसकी वैल्यू जो है एम्प्टी तो नहीं है। तो मैंने डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट या डॉलर अंडरस्कोर गेट से इसकी वैल्यू उठा ली। किसके मदद से? इस नेम फील्ड की मदद से। यस सर। पीएचपी नेम फील्ड की मदद से ही हर एक इनपुट बॉक्स की या इनपुट फील्ड की वैल्यू को कैचअप करेगी या फैच करेगी। ठीक है, यस ओके सर। सर। फिर मैंने नेम नाम के वेरिएबल में डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट या गेट या पोस्ट दे करके यूजर नेम लिया। यूजर नेम क्या था? नेम था। नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू थी। उसी तरीके से ईमेल के थ्रू ईमेल की वैल्यू फैच कर ली और पासवर्ड के थ्रू पासवर्ड की वैल्यू फैच कर ली। क्लियर? क्लियर है सर। अब जैसे मुझे क्या करना है, इस पेज पर नहीं किसी दूसरे पेज पर ये सारी चीजें सबमिट करवानी है, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? देखो उसे मैं बताता हूँ। उसके लिए जस्ट कुछ नहीं करेंगे, एक चीज और लिख सकते हो यहाँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, एक चीज और आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो PHP इस तरीके से भी डॉलर अंडरस्कोर सर्वर सर्वर और दे देंगे हम यहाँ पर PHP अंडरस्कोर सेल्फ। तो अभी ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा कर रहा है। मैंने कल बताया था ना PHP सेल्फ के बारे में। अभी जैसे मैंने दे दिया रोहित और ईमेल में दे दिया er@gmail.com और पासवर्ड पे दे दिया हेलो, सबमिट किया, ये देखो आ गया। तो ये PHP सर्वर सेल्फ का मतलब होता है कि आप करंट वेब पेज को पॉइंट कर रहे हो। क्लियर? इसके बाद अगर मुझे इस पेज पर नहीं किसी दूसरे पेज पर डेटा लेना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उसका नाम स्पेसिफाई करूंगा पेज का। मेरे को लेना है यहाँ पर मैंने कोई बना रखा है पेज, मैंने बना रखा है एक्सटर्नल। ये मेरा पेज है, इस पर लेना है तो बस कुछ नहीं है, इस कोड को उठा लो और कहाँ दे दो, external.php पे, ये पास कर दिया। अब सबमिट करूंगा ना मैं तो देखना पेज दूसरा आ जाएगा। यहाँ पर हम दे देते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ले रखा है, गेट ले रखा है, मैंने गेट ले रखा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश और कर लेते हैं हम, या फिर इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर पंकज का नाम देता हूँ, फिर पंकज@gmail.com, फिर यहाँ पर देते हैं हेलो। अब मैं सबमिट करूंगा तो देख रहे हो तुम, अभी देखना दूसरे पेज पे क्यों नहीं गया external.php, मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ या तो। पंकज@gmail.com हेलो और ये सबमिट करते हैं। देख रहे हो तुम दूसरे पेज पे आ गया। यहाँ पर ये यूजर नेम पंकज, तुमने ये भी देखा होगा गेट मेथड के थ्रू हमारे पास यूजर नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है और हमारा पासवर्ड भी आ रहा है। दिख रहा है तुम्हें यस सर। यस सर। URL में? और ये सेव हो चुका है, देख लो यहाँ पर मेंशन होकर के आ रहा है। तो गेट मेथड का ये डिसएडवांटेज होता है। अब अब मुझे क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पर लिख लिया, मान लो कि ये जो external.php है इस पर मेरा HTML भी लिखा हुआ था, मेरे को यूजर से वेलकम करवाना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर H1
वेलकम कैसे, जो हमारे पास ये आ रहा है ना, पहले पोस्ट से देखते हैं, अब इसे पोस्ट से ले लेते हैं। पोस्ट तो नेम है ना, यूजर का नेम थी तो वेलकम करवाओगे तुम उसका। यस सर। यस तो सर। यहाँ पर पीएचपी देना, और पीएचपी में यहाँ पर लिख देना एको $_ पोस्ट, और हम दे देंगे नेम। ठीक है, अभी हम बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया रोहित, और जब मैं सबमिट करूंगा, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, अच्छा यूजर नेम है, ये यूजर नेम है, सॉरी, यहाँ पर नेम नहीं है, यूजर नेम है। अब देखना, मैं यहाँ पर दूंगा तो रोहित, जब मैं सबमिट करूंगा तो वेलकम रोहित, यहाँ पर दूंगा पंकज, एंड जब सबमिट किया तो वेलकम पंकज। राशुक का नाम दे दिया। हाँ ये आता है सर, जैसे ईमेल वगैरह आते हैं तो उसमें आता है। हाँ, देखा, यस जिसका नाम सर। भी मैं चाह रहा हूँ उसका नाम आ रहा है। समझ में आया? यस सर। अब जैसे मेरे को क्या है कि ये तो चीज सिंपल है, इसकी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मान लो कि तुम्हारे पास लिंक है, ठीक है, उससे क्या है, तुम्हारी एक प्रोफाइल अटैच्ड है, या फिर ये लिंक वाली बात तो बाद में करते हैं, पहले मैं तुम्हें एक सिंपल और तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर मैंने $_ वगैरह ये सारी चीज ले रखी है, ये तो मैंने अलग पेज का बताया है। अब एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं। हाँ, ये देखो, बार बार अब ऐसे मेरे पास $_ गेट $_ इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता इस तरीके से लिखना, मैं चाहता हूँ ये गेट वगैरह मुझे ना लगाना पड़े। तो इसके लिए पीएचपी में एक मेथड है एक्सट्रैक्ट, उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा होता है, ये जो तुम्हारा $_ वगैरह ये सब हट जाता है, और हमारे पास जो हम वेरिएबल में नाम देते हैं उसके मदद से हम वैल्यू को फैच कर लेते हैं। कैसे फैच करते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज करूंगा, एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट के अंदर मैं पास कर दूंगा $_ जो मेरा ये गेट था, ठीक है, ये पास कर दिया मैंने। यस अब सर। मेरे को बस कुछ नहीं करना, ये गेट हटा देना है यहाँ से, और ये स्ट्रिंग भी हटा देनी है यहाँ से, $सब, यहाँ पर $यूजर नेम को इस तरीके से आप फैच कर सकते हो, ईमेल को आप इस तरीके से फैच कर सकते हो, पासवर्ड, ठीक है। अब फाइल को सेव करते हैं, फाइल को अब सेव करते हैं, और हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पेज को। यहाँ पर मैं देता हूँ पंकज, प्रासुक का नाम दे देते हैं, प्रासुक, प्रासुक@gmail.com, और हेलो। देखना जब मैं सबमिट करूंगा, एको नहीं कराया क्या मैंने, एको करवाया लेकिन यहाँ से मेरा सेव भी है, external.php है, external.php लगा रखी है हमने। मेथड $_ लगा हुआ है, पोस्ट लगाना है, सॉरी। देख रहे हो तुम्हारे पास डेटा आ गया उससे ही, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, ये सिंपल तरीका है उसके कंपेयर में। बस यस एक्सट्रैक्ट सर। करा लो पोस्ट को, और उसके बाद आप इस तरीके से दे सकते हो। यस सर। तो ये तो सिंपल था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब अगर हमें मल्टीपल इनपुट्स की वैल्यू को फैच करना है, जैसे रेडियो बटन भी होगा तुम्हारा, और तुम्हारा जो तुम्हारा सिलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, इन सब की वैल्यूज को हम कैसे फैच करते हैं उसी पेज पे। तो मैं अभी उसी पेज पे ले लेता हूँ इसको, और एक काम और करते हैं, डायनेमिक सर लिंक। ऐसे तो हो सकता है कोई लिंक से फोटो को अटैच करे तो उस लिंक पर क्लिक करें तो वो फोटो ओपन हो जाए।
लिंक से फोटो को अटैच करते हैं, हाँ हो सकता है बिल्कुल। यस सर। तो वो तो तुम HTML से ही कर सकते थे, हाँ सर हाँ। डायरेक्ट लिंक से फोटो को अटैच कर दो तो वो फोटो हो जाएगा, वो तो सिंपल HTML से हो जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, चलो वो चीज कल बताएंगे, पहले हम फॉर्म का सारा कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्म से जितना भी रिलेटेड वर्क है। तो यस इस सर। तरीके से आप डायनेमिक पेजेस बना सकते हो जिसमें आप एक पेज से डेटा दूसरे पेज पे पास कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू ली थी अभी तक, अब मैं यहाँ पर और सारे फील्ड जो हैं, जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट एरिया वगैरह है ना, अलग अलग तरीके के फील्ड, उनकी भी वैल्यू लेता हूँ। जैसे अब हम ले लेते हैं पासवर्ड के बाद, मैं इसे हटा देते हैं, एक और ले लेते हैं फील्ड, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं जेंडर। जेंडर और इनपुट में एक तो ये इनपुट ले लेते हैं, एक इनपुट और ले लेते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, और इनपुट टाइप रेडियो। अभी मैं इसकी वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दे रहा, अभी मैं नेम वगैरह कुछ नहीं दे रहा, अभी मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे करेंगे। जेंडर के बाद हमारे पास सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट का भी एक अलग इनपुट होता है, उसकी केयर से वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पर दे दिया मैंने सिलेक्ट एजुकेशन। ठीक है, अब इस टीडी में हम एक काम करते हैं, जो हमारा एक टीडी है उसी में सिलेक्ट पास कर देते हैं। सिलेक्ट, और सिलेक्ट में अभी हम कुछ नहीं देते, मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, तो ये जस्ट मैं इसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ, ऑप्शन वैल्यू में हम दे देते हैं ग्रेजुएशन, या फिर हम दे देते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक मैट्रिकुलेशन, और ऑप्शन दे देते हैं इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये आ गया तुम्हारे पास। और अब तुम्हारे पास ये जो फॉर्म आ रहा है ना, इसमें एक चीज देखो कि ये सारे पैरामीटर्स मिले हुए नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हम कॉल स्पैन लगाना पड़ेगा हमको। कॉल पहने सर। कॉल स्पैन टू, इसमें भी कॉल स्पैन टू, एंड इसमें भी कॉल स्पैन टू। इसमें देना नहीं है हमें, सिलेक्ट एजुकेशन में देना है कॉल स्पैन टू बस, और इसमें कॉल स्पैन 3 दे देना। सर आपकी सर आवाज सी कट रही है सर। अभी आ रही है? हेलो? क्लियर है सर सर। आवाज कट रही है सर आप। क्लियर है? यस उसको देखो, सर। उसको क्लियर आ रही है। पंकज आपको नहीं आ रही क्लियर? देखो, नहीं अभी आ सर रही मुझे है? नहीं आ रही। आ रही है पंकज? तो इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। पंकज नेट चेक करो। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया है और इसमें अलग अलग तरीके के इनपुट फील्ड्स हैं। अब मुझे इन इनपुट फील्ड्स की वैल्यू करनी है। एक चेक बॉक्स का और रह गया तुम्हारे पास, हॉबीज का रह गया, है ना? हॉबीज भी ले लेते हैं हम। मैंने जैसे ये TR है, इसे कॉपी कर लिया, इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं। सिलेक्ट,
हॉबीज, हॉबीज को सिलेक्ट कैसे करेंगे हम? हमारे पास अलग अलग तरीके की हॉबीज हो सकती हैं, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, क्रिकेट, क्रिकेट। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें चेक बॉक्स पास करना पड़ेगा। जैसे कि हम चेक बॉक्स ले लिया मैंने, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स एंड चेक बॉक्स। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आ गया चेक बॉक्स। पर अब ये है कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, तो मेरे को कॉल स्पेन थोड़ा सा और ज्यादा देना पड़ेगा। 2 कॉल स्पेन की जगह 4 देना पड़ेगा सर। 4, 4, 4, और जो हमारा जेंडर है उसमें 2 देना पड़ेगा। कॉल स्पेन 2। जो हमारा सिलेक्ट हॉबीज है उसमें कुछ नहीं देना है, इसमें 4 देना पड़ेगा, और इसमें 3, 4, 5। तो ये आ गया हमारा फॉर्म। अब देखा यहाँ पर ये जितने भी फील्ड्स है सारे अलग अलग 3 अलग अलग तरीके के फील्ड्स हैं। टेक्स्ट एरिया के फील्ड का जो इनपुट है वो बिल्कुल जस्ट इस तरीके से उठेगा। मैसेज, टीडी दिया, टीडी में हम इसे डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया, नेम, आईडी, कॉलम, इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखो, ये तुम्हारे पास मैसेज का भी एक बॉक्स आ चुका है। ओके, इसके रोज को तो इंक्रीज नहीं करना, कॉलम्स को इंक्रीज कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास एक फॉर्म आ चुका है, और इस फॉर्म में हमारे पास अलग अलग तरीके के इनपुट फील्ड्स हैं जो जनरली फॉर्म में होते हैं, और हमें इन्हीं में से डेटा को फैच करना है। ये तो अच्छा। वो कैसे करेंगे? इन्हीं के डेटा को फैच करना है, तो उसे कैसे करेंगे उसे मैं बता देता हूँ। ये कैसे नहीं हो रहा है? ओ, यहाँ पर दे दिया मैंने, यहाँ पर देना चाहिए। हाँ। तो अब नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसके मदद से हम फॉर्म के उसको फैच करेंगे। यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी लिख देते हैं हम, इंडेक्स डॉट पी, और यहाँ पर हम पीएचपी लिखते हैं, पीएचपी। अब हम देते हैं इफ सेट, पहले एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं उसे, एक्सट्रैक्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट ही है ना, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ही है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। इफ इज सेट डॉलर सबमिट। क्या होगा हमारे पास? अब एक एक करके वैल्यू उठेगी। सबसे पहले हमारी कौन सी वैल्यू है? नेम की। नेम की वैल्यू उठाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर यूजर नेम, ये पास कर दिया। इसके बाद हमारी किसकी वैल्यू है? इसके बाद है हमारी ईमेल। ईमेल की वैल्यू, डॉलर ईमेल और डॉलर पासवर्ड। डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल और डॉलर, या फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा, पासवर्ड। न्यू ईमेल दे दो, न्यू ईमेल, न्यू ईमेल, डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पास। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया? ये अच्छा।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास इसके बाद कौन सा इनपुट है, रेडियो बटन का, ये वाला। तो रेडियो बटन में हमेशा हम सबसे पहले एक नेम पास करते हैं। नेम मैंने दे दिया जेंडर। रेडियो बटन में जो आप नेम की वैल्यू दोगे वो दोनों जितने भी इनपुट होंगे रेडियो के उन सब में सेम होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज रेडियो बटन एक ही सिलेक्ट करना चाहता हूं मैं, तो एक ही से अभी तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने नेम दोनों के सेम दे दिए, अभी मैंने इसे सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर मैं दूंगा तो एक ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि रेडियो बटन जब भी आप देते हो तो वो एक चॉइस के लिए दिया जाता है, और जो चेक बॉक्स होता है वो मल्टीपल चॉइसेस के लिए होता है। समझ में आया? यस, यस सर। अब इसके बाद आता है आपका सिलेक्ट हॉबीज, जो फुटबॉल है। ये चेक बॉक्स का भी मैं बताऊंगा बाद में, पर पहले मैं सिलेक्ट का बता देता हूँ। सिलेक्ट में क्या है, हम यहाँ पर नेम पास करेंगे। सिलेक्ट में नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने पास कर दी एजुकेशन, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और मैसेज के लिए यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया है इसमें नेम में पास कर दिया मैंने मैसेज। ठीक है, अब हम इन सब की वैल्यू पहले उठा करके देख लेते हैं, चेक बॉक्स को छोड़ करके। यहाँ पर मैं दे देता हूँ डॉलर जेंडर इज इक्वल टू, जेंडर है ना, इसे कॉपी कर ही लेते हैं यहाँ पर, डॉलर जेंडर, और यहाँ पर GEN लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, जेंडर के बाद एजुकेशन, डॉलर EDU इज इक्वल टू डॉलर एजुकेशन। और क्या है, यही फील्ड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 5 हुए हैं। हाँ, मैसेज रह गया। ये आ गया भाई तुम्हारे पास। अभी मैं इसको एको करा लेता हूँ, एको। एंड यहाँ पर हम ब्रेक दे देते हैं। एंड यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग और देते हैं, योर नेम इज, कॉनकैटेनेट कर देंगे, ईमेल इज, पासवर्ड, जेंडर, एजुकेशन और मैसेज। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। चेकबॉक्स की वैल्यू को छोड़ करके मैंने अभी सारे वैल्यूज को फैच करने वाला कोड लिख दिया। अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज फिल करता हूँ। पंकज, ईमेल दे दिया पंकज @gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने हेलो, मेल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, मैट्रिकुलेशन मैंने इंटरमीडिएट ले ली, हेलो पंकज, यू फिल द फॉर्म। सबमिट किया यहाँ पर मैंने, तो देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा नाम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, जेंडर इज ऑन लिखा रहा है, जेंडर इज ऑन। अभी जेंडर इज ऑन को भी सही कर देंगे। एजुकेशन इज इंटरमीडिएट जो आपने भरी थी वो आ गई, और आपका मैसेज भी आ गया, हेलो यस पंकज, सर। हेलो पंकज, यू फिल द फॉर्म। ठीक है, अब ये जेंडर ऑन को लिखा आ रहा है, जेंडर ऑन इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने इसकी नेम दी है। जब भी आप नेम दे करके वैल्यू को उठाओगे तो ऑन या ऑफ आएगी, लेकिन आपको हमेशा रेडियो बटन में एक चीज और पास करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू। वैल्यू मैंने दे दी मेल, जो मेल इनपुट था उसकी मेल वैल्यू दे दी, और जो फीमेल इनपुट था उसकी वैल्यू हमने दे दी फीमेल। सेव कर लिया। अभी हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पर मैं फिर फिल करता हूँ पंकज, ईमेल पंकज@gmail.com, हेलो, मेल, मेल के बाद हमने यहाँ पर
मैट्रिकुलेशन में इंटरमीडिएट दिया, हेलो पंकज, सबमिट करते हैं। तो देख रहे हो अब तुम्हारे पास जेंडर में मेल आ रहा है ऑन की जगह। तो यस इस सर। तरीके से हम फॉर्म के अलग अलग तरीके के इनपुट लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो हमारे पास ये जो हॉबीज आ रही है, इन ये तो हमारे पास काफी सारी आएगी, है ना। यस सर। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लो कि मैंने इसमें हॉबी जो थी, पहले मैं इसे सिंपल दे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने हॉबीज थी ये, इसमें क्या किया, जितने भी इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स थे, सब में क्या करेंगे हम एक कॉमन नेम, जैसे कि उसमें करते हैं ना, ये जो है हमारा रेडियो बटन में, सिमिलर उसी तरीके से नेम पास कर देंगे हॉबी। कॉपी किया यहाँ पर, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू फुटबॉल, यहाँ पर वैल्यू दे दी चेस, यहाँ पर वैल्यू दे दी बैडमिंटन, और यहाँ पर वैल्यू दे दी हमने क्रिकेट। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब मैं इसे सबमिट करता हूं। जैसे मैंने फुटबॉल, चेस और बैडमिंटन ले लिया, चेस बैडमिंटन और ले लिया। यहाँ पर हम दे देते हैं पंकज, प्राशुक, प्राशुक, प्राशुक @gmail.com। पासवर्ड दे दिया हेलो वर्ल्ड, जेंडर मेल, और जो तुम्हारे वो थे हॉबीज थी वो सिलेक्ट कर दी। मैसेज दे दिया हेलो प्राशुक, यू फिल दी फॉर्म, और यहाँ पर दे दिया हमने ग्रेजुएशन। अब मैं सबमिट करूंगा तो तुम लोगों ने देखा प्राशुक और ये सारी चीज आ गई, बट मैंने वहां पे फैच नहीं किया यार। यहाँ पर मुझे फैच और करनी थी, मैंने वैल्यू फैच नहीं करी। एजुकेशन से ऊपर है ये, तो यहाँ पर हुआ योर हॉबी आर डॉलर और एजुकेशन की जगह हॉबी, ये सेट कर लिया। अभी रिफ्रेश करते हैं, हॉबी है ना उसमें, हॉबी ही है और हॉबी है। चलो हॉबी से करते हैं दोबारा से। प्राशुक, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर दिया हमने मेल, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड क्रिकेट, मैट्रिकुलेशन की जगह ग्रेजुएशन, और हेलो प्राशुक। अब मैंने इसे सबमिट किया तो तुम लोगों ने देखा यहाँ पर तुम्हारे पास क्रिकेट आ रही है, जो कि मैंने सबसे आखिरी में सेलेक्ट करी थी, बाकी की सारी नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में ये डिफरेंस होता है कि रेडियो बटन में हमारे पास एक इनपुट होता है, इस वजह से हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पास कर देते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारी फुटबॉल भी आई थी, तुम्हारी बैडमिंटन भी आई थी, लेकिन क्या हुआ, वो डायनेमिकली अपडेट होकर के क्रिकेट हो गई। मतलब एक के बाद एक वैल्यू हम जो नहीं डालते हैं वो आ जाती है ना, तो उस यस तरीके से सर। आ गई। तो इस प्रॉब्लम को यस। सॉल्व करने के लिए हम इन वैल्यूज को एरे में स्टोर करवाते हैं, और एरे में स्टोर करवा करके एरे को प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एरे में स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे जब भी एरे में चेक स्टोर करा बॉक्सेस। के सारी क्या? में स्टोर करा के सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। हाँ, अब देखो, एरे में स्टोर कराने के लिए हम इस तरीके से पास करेंगे हॉबी को एरे में, इस तरीके से एरे पास करना पड़ेगा हर एक वैल्यू के साथ। ओके। यस और सर। इसके बाद एरे को प्रिंट करवाने का सबसे सिंपल तरीका क्या था, हम फॉर ईच लूप यूज करते थे। यस सर। तो यहां से ही हटा देते हैं, हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं यहाँ पर। फॉर
ईच, फॉर ईच में हम क्या करेंगे, वेरिएबल में, वेरिएबल वगैरह ये सब अभी हटाओ। यहाँ पर हम देंगे जो हमारी हॉबी थी, डॉलर हॉबी एज डॉलर हॉबीज। ठीक है, जितनी भी हमारी हॉबी आ रही थी ना, वो 1 बाय 1 एक एक करके एरे में स्टोर हो जाएंगी, और वो जो एरे था वो ये था। अब उसकी वैल्यू इसमें चली गई। अब हम दे देंगे इधर, प्रिंट करवा देंगे एको, एको योर हॉबीज आर, डॉट लगा करके मैं यहां पर ले दूंगा डॉलर हॉबीज। क्लियर? अभी चेक करते हैं हम। यहां पर देते हैं प्राशोक, प्राशोक@gmail.com। हेलो प्राशोक, मेल दे दिया मैंने। फुटबॉल, बैडमिंटन और चेस, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन। हेलो प्राशुक, सबमिट किया। तुम देख रहे हो तुम्हारे पास हेलो प्राशुक, योर हॉबीज आर फुटबॉल, योर हॉबीज यस आर सर। चेस। ठीक है, ये यस बार सर। बार चल गया क्योंकि आपने हॉबीज को बार बार प्रिंट करवा दिया, पर ऐसा आप वैसे मत करना। आपको सिंपल सिंपल अगर वैल्यू उठानी है तो इस तरीके से वैल्यू उठाते हैं। तो समझ में आया हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यस फॉर्म सर। फील्ड्स की वैल्यू को फैच कर सकते हैं। यस आ सर। गया। आ गया? अब यस आता यस फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन कैसे करवाते हैं? जैसे मैंने फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज किया था ना, क्या उसे क्या कहते हैं, जो तुम्हारा वो था, हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन। उसी तरीके से पीएचपी में भी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है जिसकी मदद से हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। पीएचपी में भी फॉर्म वैलिडेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने इसमें कुछ छोड़ तो नहीं दिया, पहले सोच लेने दो मेरे को। मैंने तुम्हें अलग पेज पे डेटा लेना सिखा दिया, यस सर। है ना। मैंने तुम्हें एक्सट्रैक्ट बता दिया, रिक्वेस्ट गेट वगैरह की वैल्यू उठाना सिखा दिया, सारी फॉर्म फील्ड्स की हाँ वैल्यू सर। फैच करना सिखा दिया। चलो अब इसमें ऐसा तो कुछ रह नहीं गया। अब हम फॉर्म वैलिडेशन देखते हैं। फॉर्म वैलिडेशन के लिए पीएचपी में दो फंक्शन होते हैं। देखो, एक तो होती है हमारी जिसमें प्री बिल्ट हमारे पास वो होते हैं वेरिएबल, सैनिटाइज वगैरह जो भी होता है उसमें होते हैं। तो मैं उनके थ्रू ना करवा करके तो मैं तुम्हारे एक सिंपल तरीके से करवाता हूँ, जिससे तुम क्या कर सकते हो, अपनी खुद की रेगुलर एक्सप्रेशन बना करके उसमें पास करके और वैलिडेट करवा सकते हो डेटा को। क्लियर? एक चीज रह गई थी इसमें कि अगर मान लो कि मेरा जो इनपुट बॉक्स है वो एम्प्टी है और तब यूजर सबमिट कर रहा है, तो मेरे पास कोई वैल्यू आ जाए, मेरे पास कुछ एरर आ जाए, ठीक है, यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नहीं, इसको डिलीट नहीं करते, इसको कमेंट, या फिर रुक जाओ। जैसे मेरे पास ये नेम है, इसी के लिए मैं दिखा देता हूँ। नेम मेरा एम्प्टी है और यूजर क्या कर रहा है, यूजर सबमिट कर रहा है फॉर्म। तो यूजर जब फॉर्म को सबमिट करेगा और कोई भी फील्ड मेरा एम्प्टी है, तो मेरे पास एरर आ जाएगी या फिर मैसेज आ जाएगा कि आपका फील्ड एम्प्टी है, आप इसे फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, इफ इस सेट इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, ये रखेंगे। और इफ हम नेम के लिए बनाएंगे क्या, इस सेट डॉलर नेम एंड नॉट एम्प्टी डॉलर नेम। अगर डॉलर नेम सेट है और एम्प्टी नहीं है, ये एकदम सही तरीका है। उसके बाद हम एको करा देंगे, एको डॉलर नेम। चेक करते हैं। अभी मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और अब मैं सबमिट करूंगा, तो मेरे पास सबमिट नहीं होगा फॉर्म। मैं यहाँ पर एक एल्स में एरर दिखा देता हूँ, एल्स एको नेम field is empty, empty। सेव कर लिया। इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबमिट किया तो दे दिया उसने, नेम फील्ड इज एम्प्टी दे रहा है वो। आपका यस सर। नाम,
आपने अगर अपने नाम को नहीं भरा, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी चीजें वो ले ले सकते हो। यहाँ पर क्या दोगे, सारे के लिए लगाना ना एंड, फिर लग जाएगा। एंड जो आपका ईमेल है और एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इफ नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, डॉलर ईमेल। अभी चेक करते हैं हम इसको भी। मैंने क्या किया, अभी सबमिट किया, नेम एंड ईमेल, नेम एंड ईमेल, फील्ड्स, फील्ड्स आर एम्प्टी। अभी ये करते हैं, अब सबमिट किया, फील्ड्स आर एम्प्टी आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आपने नेम फिल कर दिया रोहित और ईमेल फिल कर दिया rohit@gmail.com, अब सबमिट करेंगे, फील्ड्स आर एम्प्टी अभी भी आ रहा है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, सॉरी। फील्ड्स आर एम्प्टी आ रहा है। या फिर एक काम करना, तुम ये वाली एक्सप्रेशन में यही लगा देना, इफ नॉट एम्प्टी, इससे हटा देना, ठीक है। इफ नॉट एम्प्टी, सर एक हर मिनट फील्ड एक के मिनट लिए अलग अलग कंडीशन देनी पड़ेगी। एक मिनट, अलग अलग नहीं, एक ही में दे दो, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट एम्प्टी नेम, डॉलर नेम, इफ एंड नॉट एम्प्टी ईमेल, तो नेम और ईमेल कर देगा प्रिंट, अदरवाइज वो एम्प्टी छोड़ देगा। कैसे करेंगे, नेम दे दिया मैंने रोहित सिंह, और ईमेल में दे दिया rohit@gmail.com, और सबमिट किया, तो यहाँ पर अभी भी फील्ड से एम्प्टी आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो गया आपको। हो कहाँ पे रही है, फील्ड्स आर एम्प्टी, इस सेट डॉलर सबमिट, इफ नॉट एम्प्टी, डॉलर नेम एंड चलो यार, इसमें दिक्कत आ रहा परसों बता देना सर आप। है। परसों बता देना, बहुत है सर आज के लिए इतना ही। अरे ये एम्प्टी वाला कर लो बस। माइनर से दिक्कत हो रही है, वो मुझे दिख रही नहीं है। ओके, नेम नहीं है वो, यूजर नेम है, यूजर नेम है ना, हाँ यूजर नेम है ये। अभी देते हैं रोहित सिंह, और रोहित दे देते हैं, न्यू ईमेल। ओके, यहाँ पर दिक्कत हो गई बस मेरे से। ओके, ये आ गया रोहित सिंह और रोहित, और अगर मैंने से सबमिट किया ऐसे ही, तो फील्ड सारे एम्प्टी दे देगा,
लेकिन अगर मैंने से कुछ फिल किया पंकज एंड पंकज@gmail.com हो तब सबमिट किया तो तुम्हारा नाम भी आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप ये चेक करवा सकते हो पीएचपी पे कि फॉर्म एम्प्टी है कि नहीं है। समझ में आया? अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा बचा है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो और खत्म कर लो बस। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बता तो दिया था कि दो मेथड्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली स्ट्रिंग्स को वैलिडेट करने के लिए या फिर उसमें से कुछ भी डेटा अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है तब यूज होती है। अब मेरे को अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सिंपल तो मैं बताता हूँ कि कैसे वर्क करती है। उसके लिए मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ। पैटर्न इसमें हम दे देंगे /, मैंने दे दिया रोहित। ठीक है, इसके बाद हम एक टेक्स्ट लेंगे जिसमें हमें चेक करवाना है $text इज इक्वल्स टू हेलो रोहित। यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं करवाई। अब इसके बाद हम इफ कंडीशन लगाते हैं और उसमें पास करते हैं PREG, और इसमें एक और होता है PREG मैच। ठीक है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए ये दो पैरामीटर मांगता है। सबसे पहले आपका पैटर्न मांगता है, तो आपने पैटर्न दिया रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, और उसके बाद जो टेक्स्ट होगा वो मांगेगा। अब आपको पता लगाना है, अब ये पता लगाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें ये टेक्स्ट है कि नहीं है जो मैंने पास किया। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा एको मैच फाउंड एल्स एको मैच नॉट फाउंड। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, मैच फाउंड दे दिया उसने। क्यों? क्योंकि रोहित मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पर पंकज दे दूंगा और सेव करेंगे तो मैच नॉट फाउंड। ये होता है हमारा PREG मैच। एक और होता है हमारे पास PREG मैच ऑल। PREG मैच क्या करता है, उसे जब पहला कैरेक्टर मिल जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा सर्च करने के लिए। लेकिन जो PREG मैच ऑल होता है उसके पास जितने भी कैरेक्टर आएंगे वो सारे के सारे मैचेस को प्रिंट करवा देगा। इसके लिए मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ओ, ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट दिया हेलो रोहित हाउ आर यू, ये पास कर दिया मैंने। और जो हमारा एक मैच था मैंने उसे बना लिया, $result नाम से एक वेरिएबल दे दिया मैंने, रिजल्ट इज इक्वल्स टू PREG मैच ऑल, और इसमें हमने पैटर्न दिया $पैटर्न, एंड हमारा जो टेक्स्ट था उसे पास कर दिया। इसे स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर यही काम करते हैं, हम रिजल्ट को देख लेते हैं और मैचेस फाउंड 4 मैचेस को दे रहा है क्योंकि ओ इसमें 4 है, 1 2 3 और 4। जबकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ PREG मैच देता और यहाँ पर भी PREG मैच देता तो क्या होता हमारे पास 1 मैच फाउंड। क्यों? क्योंकि उसे जब भी पहला मैच मिल जाएगा कैरेक्टर का तो वो क्या करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देगा फाइंड करना। लेकिन PREG मैच ऑल में ऐसा नहीं होता, वो जब तक सारे के सारे कैरेक्टर्स नहीं फाइंड कर लेगी तब तक वो स्टॉप नहीं होती है सर्च। 4 मैचेस फाउंड। क्लियर? यस सर। तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा तरीका बताऊं कि PREG मैच ऑल का यूज करना जब आप वैलिडेट करवाओ अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को। अब तुम्हारा मंडे का काम क्या है कि इस फॉर्म को वैलिडेट करके लाना है इससे, रेगुलर एक्सप्रेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी ओवर हुई। अब तुम्हारा नेक्स्ट जो होगा मंडे को, वेडनेसडे थर्सडे तक बैच खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब नेक्स्ट जो होगा तुम्हारा सीधे मैं एक गेट के लिए थ्रू बताऊंगा, लिंक्स डायनामिक लिंक्स कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा मैं,
और तुम्हें मैं CRUD एप्लीकेशन बनवाऊंगा डेटाबेस से, कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करवाते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट कैसे करवाते हैं, और एक लॉग इन लॉग आउट वाला फीचर बता दूंगा। ठीक है। और ओके सर। फाइल, और जो फाइल होती है हम सर्वर पर फाइल कैसे अपलोड करते हैं और उसे कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वेबसाइट हमें अपने आप बनानी होगी। वेबसाइट का तो मैंने सिखाया है ना, कि वेबसाइट कैसे करते हैं। एक बार बताओ, तुमने अभी तक शुरू से अभी तक तो पूछी नहीं मेरे से कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने तुम्हें इवन चैनल भी बताया, तुमने उसमें से भी नहीं पूछी कि सर हमें इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। पूछी तुम लोगों ने? वैसे CRUD एप्लीकेशन जो मैं बनवाऊंगा ना, वो एक तरीके काइंड ऑफ वेबसाइट ही होगी। ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।